हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे सिड्जविक एटॉमिक रूल और नेमिंग। आज दो चीज़ हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं सिड्जविक ईएन रूल। सिड्जविक ईएन रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो बेसिकली ये रूल बोलता क्या है? लाइन ही ढंग से नहीं खींच रही। सिड्जविक ईएन रूल, तो ये बोलता है ईएन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सिड्जविक क्या बोलता है? ईएन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज इक्वल टू atomic number of next inert gas is equal to atomic number of next inert gas। अगर सेंट्रल मेटल EN ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस के बराबर है तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देन दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होगा। देन दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज स्टेबल। देन दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल होगा। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम किसके बराबर होगा? इनर्ट गैस के। इनर्ट गैस बेसिकली क्या होते हैं? हेमा, नीलम, अगर इनके बराबर होगा, और करीना, जी, रानी, इनके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। जैसे हीलियम का 2, अगर एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम 2 है तो मतलब देन दैट कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल होगा। सेंट्रल मेटल अगर हेमा, नीलम 10 होगा, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जीनोन 54, 86, रेडॉन 86। अगर ये तुमको सबसे पहले क्या करना है, तुमको ये नंबर याद कर लेने हैं, हेमा, नीलम और करीना जिरानी। समझ लो ये तुम्हारा मोबाइल नंबर है, इसको हर कीमत पे याद रखना है। तो बेसिकली सिड्जविक ईएन रूल क्या बोलता है कि ईएन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम अगर एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस के बराबर है तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होगा। अब चमक गया होगा। जैसे नोट और लिख लो, ये रूल किसके लिए वैलिड है, ऐसे हर जगह चिपका मत देना। दिस रूल इज वैलिड एप्लीकेबल, दिस रूल इज ऑलवेज एप्लीकेबल, हमेशा ऑलवेज एप्लीकेबल इन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। मेटल कार्बोनिल के लिए वैलिड होगा। दिस रूल इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन मेटल कार्बोनिल। जैसे MnCO(X), इसके लिए वैलिड होगा। आप देखना, आप चलो अगली स्लाइड में तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेंगे, विच इज मोर स्टेबल। क्वेश्चन, विच इज मोर स्टेबल। एक है K3CN6, K3FeCN6, K3FeCN6। अब इसका सेंट्रल एटम का EAN निकालो सबसे पहले। क्या EAN? EAN का फॉर्मूला क्या था? जेड एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जेड आयरन का कितना होता है? आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो एटॉमिक नंबर रख दो। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? तो +3 आएगा, -3 इज इक्वल टू 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं ब्रैकेट के अंदर? 6।
और इनकी डेंसिटी साइनाइड की कितनी है 1, तो इंटू 1, 6 इंटू 1 मतलब 6 दूनी 12, तो 23 प्लस 12 कितना निकल के आया 35 निकल के आया पहला। दूसरा ले लो K2CN6, K4FeCN6, K4FeCN6। अब इसका EN निकालो। EN बेसिकली Z प्लस माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Z बेसिकली आयरन का 26 होता है, 26 ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आएगा कितना 6 4 प्लस 2 मतलब 2 निकल के आने वाला है। 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी 1, 6 दूनी 12, 24 और 12 कितने होते हैं 26 में से 2 गए 24, 24 और 12 कितना निकल के आया 36 मतलब अकॉर्डिंग टू सिडविक रूल, अकॉर्डिंग टू सिडविक रूल क्या होगा, ये वाला स्टेबल होगा क्योंकि ये एटॉमिक नंबर किससे मैच कर रहा है, हेमा नीलम और करीना जी बताओ, क्रिप्टन से मैच कर रहा है 36, मतलब इसको स्टेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिडविक। 26 इधर लिख लो, 36 अकॉर्डिंग टू सिडविक। K4FeCN6 क्योंकि इसका एटॉमिक जो EN निकला है वो इनर्ट गैस के बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू सिडविक K4FeCN6 क्या होगा, K4FeCN6 इज मोर स्टेबल, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया K3FeCN6 इज मोर स्टेबल। ऐसा क्यों, तो देखो मैंने अभी तुरंत ही, तो इससे पहले मैंने तुरंत बताया था कि मेटल कार्बोनिल के लिए एप्लीकेबल होता है सिडविक रूल। ऐसा नहीं कि तुमने किसी भी कंपाउंड में लगा लिया, इधर साइनाइड है, साइनाइड कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, इधर साइनाइड है, तो इसलिए सिडविक रूल कहाँ लगाना है तुमको, वरना तुमने इधर देखा 36 आया मतलब ये स्टेबल है। भैया सिडविक रूल स्पेसिफिक है, कार्बोनिल ग्रुप के लिए ही लगेगा। तो चलो अब आगे, इतनी बात अब तुमको चमक गई होगी, पहले गलती करवा दो ताकि दिमाग में गलतियों से, मतलब एक बार अगर तुमसे गलती हो जाए तो तुम्हारे बैक माइंड में इधर सेव हो जाती है, मतलब अपनी एरर सेव हो जाती है, तो मतलब इस गलती को दोहराना नहीं है बस तुमको। मेरा गलत करवाने का मोटिव यही था कि तुम्हारे दिमाग में, जहन में घुस जाना चाहिए कि सिडविक रूल मेटल कार्बोनिल के लिए ही एप्लीकेबल होगा। चलो अब और एग्जाम्पल लो, निकिल कार्बोनिल, निकिल CO4। अब इसमें EN निकालो, EN तो Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। हाइड्रो साइंस टीचर विनीता कुमारी मनफिकोनी 27 आ रहा है, मनफिकोनी 28 आ रहा है, 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के पास कोई चार्ज नहीं होता, और 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इंटू डेंसिटी कितनी है 1, कार्बोनिल की 1 होती है, मतलब 4 दूनी 8, 28 प्लस 8 कितना आएगा 36, मतलब ये स्टेबल है। क्या है ये स्टेबल है क्योंकि ये इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लो,
FeCO होल 5, FeCO का होल 5। तो आयरन का सबसे पहले EN रूल लगाओ और फिर बताना स्टेबल है या नहीं। कमेंट करना है तुमको स्टेबल है या नहीं। तो Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z कितना है आयरन का 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर 5, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी 1 है। 5 दूनी 10 मतलब कि 36, ये भी आ गया 36। मतलब ये क्या है स्टेबल, ये क्या है स्टेबल है। चलो एक और एग्जांपल कर लो। क्रोमियम CO6, क्रोमियम CO का होल 6, थर्ड एग्जांपल। तो EAN का फॉर्मूला बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो याद हो जाएगा। Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z कितना है, साइंस टीचर विनीता कुमारी 24। ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा क्योंकि कार्बोनिल के पास कोई चार्ज नहीं होता। 2 इंटू साइन कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे, 6 इंटू डेंसिटी 1 है। 6 दूनी 12, 24 प्लस 12 कितना है 36। 36 आ गया, मतलब ये क्या है स्टेबल। अब तुमको चमक गई होंगी बातें कि अगर EAN एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस के बराबर आ रहा है तो वो क्या है स्टेबल है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो आ गया, अगर सीधा सीधा कोई मेटल कार्बोनिल का कंपाउंड गिवन है और वो डायरेक्ट किसके इनर्ट गैस के बराबर आ रहा है, तुमने बोल दिया कि स्टेबल है। अगर नोट लिखो, अगर EAN के बराबर नहीं आया तो क्या करेंगे। इफ EAN ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड is not equal to if EN of carbonyl compound is not equal to किसके बराबर, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा। सेंट्रल मेटल एटम अब क्या करेगा, सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा या तो लॉस करेगा। सेंट्रल मेटल आइदर गेन इलेक्ट्रॉन और लॉस इलेक्ट्रॉन। मतलब उसको इनर्ट गैस की तरह बनना है। या तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन या लॉस करेगा तो इनर्ट गैस बन सकता, और या फिर फॉर्म डाइमर, या फिर क्या बनाएगा, और फॉर्म डाइमर टू बिकम स्टेबल होने के लिए दुनिया कुछ भी करती है। तो ऐसे ये सेंट्रल मेटल एटम भी या तो इलेक्ट्रॉन देगा या तो इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन फाइनली मेटल कार्बोनिल ग्रुप अपने आप को स्टेबल करने के लिए सेंट्रल मेटल एटम कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, MnCO का होल 5। अब देखो EAN निकालो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Z बेसिकली कितना है Mn, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन 25। ऑक्सीडेशन नंबर कार्बोनिल ग्रुप है 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 5। डेंसिटी 1 होती है। नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे ही निकालते हैं। तो 5 दूनी 10, 25 10 35। ये क्या है इनर्ट गैस
इनर्ट गैस भैया 35 पे कोई इनर्ट गैस नहीं है, तो ये क्या करेगा बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम। 36 एटॉमिक नंबर 36 क्रिप्टन का होता। हेमा नीलम और करीना क्रिप्टन का 36 होगा, तो 35 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल मेटल एटम के पास। अब या तो फिर वो गेन करेगा या लॉस। अब क्या करेगा, गेन करेगा, 35 इलेक्ट्रॉन है तो अब क्या करेगा, गेन करेगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 निकला है। एक इलेक्ट्रॉन अगर सेंट्रल मेटल एटम गेन करेगा तो 36 हो जाएगा। देखो करके देखो। वन अब क्या करना है तुमको, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा दो, 1 इलेक्ट्रॉन गेन। तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है मतलब रिडक्शन, रिडक्शन। तो देखो MnCO का होल 5 -1। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, गेन कर लिया है, क्योंकि इसके ऊपर तो चार्ज 0 है। फाइनली इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। देखो अब निकालो EAN, EAN इसका निकाल रहे हैं अब EAN। तो बेसिकली Z प्लस माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z बेसिकली Mn 25 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। अब इधर कितना आएगा, कार्बोनिल पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, Mn-1 मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर -1 निकल के आएगा। 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 5, तो निकल के इधर आ गया कितना 36। अब क्या हो गया, ये स्टेबल, क्या हो गया स्टेबल। तो मेटल कार्बोनिल का सेंट्रल मेटल एटम इधर क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। चलो और एग्जांपल देखो। एग्जाम्पल MnCO का होल 6। तो देखो इसका EN निकालो सबसे पहले। EN Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Z बेसिकली कितना है Mn का 25, ऑक्सीडेशन नंबर 0, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। अब मैं थोड़ी स्पीड में कर रहा हूँ। 6 दूनी 12, 12 + 25 37 आएगा। ये तो इनर्ट गैस के बराबर नहीं है, इनर्ट गैस से ज़्यादा है। तो इधर क्या करेगा सेंट्रल मेटल एटम, क्या करेगा बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनेगा MnCO का होल 6 रिडक्स क्या कर रहा है ये बेसिकली ऑक्सीडेशन प्लस। तो EAN निकालो अब इसका EAN, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z बेसिकली कितना है 25 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आएगा 1। अब 1 निकल के आएगा +1, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। तो 25 - 1 +12, तो कितना निकल के आया 11। अरे गलती हुई क्या कहीं, ट्वेंटी 26 क्यों लिख रहा है, इधर 25 लिखूंगा ना मैं। तो इधर निकल के आ गया 36, मतलब ये अब क्या हो गया स्टेबल हो गया, स्टेबल। इतनी बात चमकी हो तो बताओ, इतनी बात चमकनी चाहिए हर हालत में। तो सेंट्रल मेटल एटम मेटल कार्बोनिल कंपाउंड होगा, तो अपना उसका सेंट्रल मेटल एटम खुद उसका EN स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इतनी बात चमक गई हो तो बताओ। अब मैंने दूसरा पॉइंट ये भी लिखवाया था, डाइमर भी बना सकता है, ये डाइमर भी बना सकता है, डाइमर।
तो देखो एक एग्जाम्पल, CO का होल ट्वाइस और CO कितना, CO8 कार्बोनिल का कोबाल्ट होल ट्वाइस कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है का होल, ये का कैसा है, पॉलीन्यूक्लियर है, पॉलीन्यूक्लियर क्योंकि दो सेंट्रल मेटल एटम है, पॉलीन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर बड़ा में से क्या करेंगे, पॉलीन्यूक्लियर बड़े में से क्या करेंगे, पॉलीन्यूक्लियर बड़े में से डाइमर का फॉर्मेशन करेंगे। 8 कार्बोनिल ग्रुप है, 1 कार्बोनिल, 2 कार्बोनिल, 3 कार्बोनिल, 4 कार्बोनिल, 5 कार्बोनिल, 6 कार्बोनिल, 7 कार्बोनिल, 8 कार्बोनिल, फाइनली 8 कार्बोनिल इस तरह अरेंज हो जाएंगे। तो इस बॉन्ड को CO CO ये सिंगल बॉन्ड है, इसको बोलेंगे डेल्टा बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है, डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है, D बना दो एक इसी के ऊपर D को ओवरलैप करा दो, इसी को बोलते हैं फाइनली डेल्टा बॉन्ड। इतनी बात चमकी होगी तुमको। तो देखना नोट लिखो, नोट इधर, नोट बहुत जरूरी है। ऑल पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल फॉर्म डाइमर, ये डाइमर हैव EAN is equal to inert gas, atomic number of inert gas, atomic number of inert gas। जितनी भी पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड है वो डाइमर बना लेंगे, उनका EAN हमेशा क्या, एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस के बराबर आ जाएगा, बस तुमको डाइमर बना के छोड़ देना है। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि CO CO बॉन्ड में CO CO बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, CO कोबाल्ट सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ऐसे मतलब ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे इसमें। डेल्टा बॉन्ड है, एक और एग्जाम्पल MnO2CO10, MN2CO10 MN2CO10। तो इसके स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है, एक Mn इधर, दूसरा Mn इधर, सिंगल बॉन्ड Mn। अब 10 कार्बोनिल ग्रुप लगाना है तुमको, एक कार्बोनिल ग्रुप, दूसरा कार्बोनिल ग्रुप, तीसरा कार्बोनिल ग्रुप, चौथा कार्बोनिल ग्रुप, पांचवा कार्बोनिल ग्रुप, एक कार्बोनिल ग्रुप, दूसरा कार्बोनिल ग्रुप, तीसरा कार्बोनिल ग्रुप, चौथा कार्बोनिल ग्रुप, पांचवा कार्बोनिल, 10 कार्बोनिल ग्रुप हो गए। ये क्या है, डेल्टा बॉन्ड, ये क्या है बेसिकली, डेल्टा बॉन्ड। और एग्जाम्पल पॉलीन्यूक्लियर है ना, ये पॉलीन्यूक्लियर, एक और एग्जाम्पल लेना है तो ले लो, Fe2CO का होल 9, FeCO का होल 9, Fe2CO होल 9। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आयरन पहले सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो। अब 9 क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, एक कार्बोनिल ग्रुप, दूसरा कार्बोनिल ग्रुप, तीसरा कार्बोनिल ग्रुप, एक कार्बोनिल ग्रुप, दूसरा कार्बोनिल ग्रुप, तीसरा कार्बोनिल ग्रुप। अब एक C डबल बॉन्ड हो, इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, दूसरा कितने 6 कार्बोनिल ग्रुप हो गए, 7 कार्बोनिल ग्रुप हो गए, 8 कार्बोनिल ग्रुप, 9वां कार्बोनिल ग्रुप कुछ इस तरह होगा। इसका स्ट्रक्चर ये आने वाला है। ये क्या है, बेसिकली पॉलीन्यूक्लियर है, पॉलीन्यूक्लियर। आई थिंक ये सब चीजें तुमको चमक गई होंगी। सिड्जविक EN रूल अब तुमको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा।
नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, IUPAC नेम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अलग से रूल है, अलग से रूल है, क्योंकि ये अलग से इसके कंपाउंड ही अलग होते हैं, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, कोऑर्डिनेट ब्रैकेट में बंद होते हैं। मतलब क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे तो होता है K4FeCN6, तो इसके रूल्स बिल्कुल अलग हैं। IUPAC ने अलग रूल बना के रखे हैं इसके IUPAC नेमिंग के लिए। तो सबसे पहले IUPAC नेमिंग लिखेंगे, IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहला रूल वन नेमिंग ऑफ कैटायन, नेमिंग ऑफ कैटायनिक पार्ट, नेमिंग ऑफ कैटायनिक पार्ट फर्स्ट, पहले करेंगे कैटायनिक पार्ट की, फॉलोड बाय कैटायनिक पार्ट, फॉलोड बाय कैटायनिक पार्ट, पहला रूल। सपोज दैट K4FeCN6 है, FeCN6 है, तो इसमें क्या नेम ऑफ कैटायन ये है, मतलब इसका पहले नाम लिखेंगे, बाद में इस सब का नाम लिखेंगे। तो इतनी बात चमकी, पहला रूल चमका कि नेमिंग ऑफ कैटायनिक पार्ट फर्स्ट फॉलोड बाय कैटायनिक पार्ट फॉलोड बाय एनायनिक पार्ट। तो पहला रूल हो गया। अच्छा, दूसरा रूल नंबर टू क्या है? रूल नंबर 2 है बेसिकली नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, K4FeCN6। तो अब हम नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर देखेंगे, इसका रूल क्या होगा। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आयन का, कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग कैसे करेंगे आयन। तो LCO रूल अपनाएंगे। सबसे पहला इसमें नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे, LOC रूल। ये बस इतनी बात याद रखना। सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखना तुम, K4FeCN6। अगर तुमने इसका नेमिंग ऑफ कैटायनिक पार्ट फर्स्ट हो गया, अब तुमको क्या करना है, इस ब्रैकेट के कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे। फिर उसके बाद नेमिंग ऑफ लिगेंड, उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड के बाद नेमिंग ऑफ लिगेंड यूजिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर सपोज दैट इधर एक से ज्यादा लिगेंड है तो मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आई बस रूल लिखते जाओ और अच्छे से चमकेगा। LCO रूल। फिर इसके बाद लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड लिख दिए और नेमिंग ऑफ लिगेंड कर दिया। अब क्या करोगे, अब LCO मतलब लिगेंड हो गया सेंट्रल मेटल एटम। अब क्या किसकी नेमिंग करेंगे, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, रूल 2। इसके बाद क्या करेंगे, नेमिंग ऑफ, इसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम करेंगे। अब हम सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, तीसरी पॉइंट,
अगर सेंट्रल मेटल एटम एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इधर देखो ये पोटेशियम पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, मतलब ये कौन सा एनायनिक पार्ट, ये हो गया कौन सा एनायनिक पार्ट। लेकिन सपोज दैट अगर कैटायनिक K4Fe मतलब CN6, ये हो गया कैटायन, ये हो गया एनायनिक, एनायनिक पार्ट में है तो सेंट्रल मेटल एटम के पास सीधा सीधा लिख देंगे। और अगर अगर सेंट कॉम्प्लेक्स आयन में कॉम्प्लेक्स आयन है इधर पॉजिटिव है तो 8 लगाएंगे हम, आयन के बराबर 8 लगाएंगे। चलो पहले रूल्स ही समझ लो बाद में एक साथ करवा दूंगा। इफ सेंट्रल मेटल एटम रूल टू में ए पार्ट, इफ सेंट्रल मेटल एटम, पहले रूल ही लिख लो, बाद में मैं तुमको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझा दूंगा, अभी समझ में नहीं आएगा। इफ सेंट्रल मेटल इज पार्ट ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स का है तो क्या करेंगे यूज सफिक्स 8, बाद में 8 लगा देना। अभी मैं तुमको ये सब आगे समझा दूंगा। अगर जिस सेंट्रल मेटल एटम आयरन है तो इसको लिखेंगे फेरेट, और सेंट्रल मेटल एटम है Ag अर्जेंटेट। अगर सेंट्रल मेटल एटम है Au तो ऑरेट। अगर सेंट्रल मेटल एटम Au के बाद Au के बाद कोबाल्ट तो कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्ट है तो क्या हो जाएगा कोबाल्टेट। अभी पहले रूल लिखो सबसे पहले, अभी मैं कुछ ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ रूल लिखो। तुमको अभी कहता है सेंट्रल मेटल पार्ट ऑफ एनायनिक, अगर एनायनिक का पार्ट होगा तो ये सब जैसे K4 ले समझा ही दे रहा, K4FeCN6 देखो एक कैटायनिक है, ये एनायनिक है, ये क्या है एनायनिक है, तो इधर आयरन नहीं लिखेंगे, इधर अब हम लिखेंगे फेरेट। अगर यही पॉजिटिव होगा तो इधर आयरन ही लिखेंगे, सिंपली क्या लिखेंगे आयरन ही। अब समझ में आ गया होगा ठीक है। तो ये रूल ये हो गया, आगे लिखो, पहले ये रूल लिख लो, फिर इसके आगे बी, ये पार्ट हो गया, बी पार्ट लिखो। इफ सेंट्रल मेटल एटम इज एनायनिक पार्ट का बी, अगर दूसरा बी पार्ट लिखो, इफ सेंट्रल मेटल एटम, सीधा लाइन से लिखते जाओ, इफ सेंट्रल मेटल एटम इज पार्ट ऑफ कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, देन नो सफिक्स, कोई सफिक्स नहीं लगेंगे, नो सफिक्स। आयरन है तो आयरन रहेगा, नो सफिक्स। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट रहेगा, कॉपर है तो कॉपर रहेगा, कोई सफिक्स नहीं लगेगा। अब लास्ट में LCO रूल, लास्ट रूल क्या है, थर्ड रूल लास्ट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम हम रोमन में लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का किस में, इन रोमन नंबर। यार रूल्स तो लिखवा दिए, ये रूल्स याद कर लेना। और देखो अब ये रूल अच्छे से अभी नहीं चमके होंगे, मैं खुद सोच रहा कि बिल्कुल नहीं आया होगा, तुमको अगर 10% आया बहुत है, पूरा सब कुछ एग्जाम्पल से चमका दूंगा। अभी रुक जाओ, देखो एग्जाम्पल लिखूं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। K4FeCN6 इसका नेमिंग लिखो। तो सबसे पहले नेम ऑफ कैटायनिक पार्ट, सबसे पहले कैटायनिक पार्ट का लिखेंगे। कैटायनिक पार्ट इसमें क्या है, पोटेशियम। तो देखो आयनाइजेशन स्क्वायर का अगर 4 है तो इसमें गिनती का काउंटेशन बिल्कुल मत कर देना,
इधर सिंपली लिखो पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। और फिर क्या लिखना है तुमको, पहले कैटायनिक पार्ट लिखना है, फिर एनायनिक पार्ट लिखना है। ये कैटायनिक है, ये एनायनिक है, ये कैटायनिक है, ये एनायनिक है। फिर एनायनिक पार्ट में कॉम्प्लेक्स कैसे लिखते हो, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड मतलब नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 6, तो क्या लिखोगे हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। लिगेंड का सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, फिर लिगेंड हेक्सा साइनेट। अब देखो साइनेट, 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 हेक्सा साइनेट। अब आयरन, आयरन बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में है या कैटायनिक पार्ट में है या एनायनिक, एनायनिक में। तो क्या लिखेंगे हम, फेरेट, 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 फेरेट कितना। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो +2 आएगा, +4 है इधर, ये 4 को इधर से गायब करोगे -4 आएगा, इधर +2, फेरेट 2। देखो अभी एक एग्जाम्पल हुआ, एक और एग्जाम्पल करो, दूसरा K2 प्लेटिनम Cl6। तो देखो सबसे पहले तुमको, सबसे पहले रूल 1 नेमिंग ऑफ कैटायनिक पार्ट फॉलोड बाय एनायनिक पार्ट। सबसे पहले तुम कैटायन ढूंढो, कैटायन ये है तो क्या है पोटेशियम। इसकी नंबर 2 है, 3 है, 4 है, मतलब कुछ मतलब नहीं रखना। सबसे पहले लिख दो तुम पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। अब कॉम्प्लेक्स आयन आ गया, पोटेशियम लिख दिया, अब ये कॉम्प्लेक्स आयन आ गया। तो नंबर, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, फिर नेमिंग ऑफ लिगेंड, तो हेक्सा, हेक्सा। फिर क्या है क्लोरीन, क्लोराइडो। देखो हेक्सा क्लोरो या क्लोराइडो, क्लोरो या क्लोराइडो। देखो बेसिकली ये क्या है कैटायनिक पार्ट, ये है एनायनिक पार्ट। अब सेंट्रल मेटल एटम अगर एनायनिक पार्ट का है तो 8 लग जाएगा, सफिक्स में 8 लग जाएगा। और ये एनायनिक पार्ट में है, सेंट्रल मेटल क्या है एनायनिक पार्ट में है, तो क्या प्लेटिनेट, 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 प्लेटिनेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा इसका, इधर तो +2 आएगा, 4 निकलेगा, 4 निकलेगा। तो सिंपली ब्रैकेट में रोमन नंबर में 4 लिख दो, LCO रूल, LCO रूल। नंबर ऑफ लिगेंड, नेमिंग ऑफ, देखो पहला कैटायनिक लिखना है, कैटायनिक पार्ट, कैटायनिक पार्ट लिख दिया। फिर क्या लिखना है, कॉम्प्लेक्स आयन का LCO रूल अपनाना है। नंबर ऑफ लिगेंड, फिर लिगेंड, फिर क्या सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम अगर एनायनिक पार्ट का है, एनायनिक पार्ट का है तो 8 लग जाएगा, 8 लगा दो। और फिर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया इधर 4 सेंट्रल मेटल एटम पे, तो बस रोमन नंबर में लिख दो। अब ये चमक गई होगी नेमिंग। अभी देखो तुमको और प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, धीरे धीरे सब चीजें चमक में आने लगेंगी। अभी तो 2 ही एग्जाम्पल हुए हैं, तो देखो तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल कॉपर NH3 का होल 4 सल्फेट। तो देखो सबसे पहले आपको कैटायनिक पार्ट लिखना है। देखो इधर सल्फेट -2, इधर +2 हो जाएगा, और इधर ये न्यूट्रल है तो कॉपर +2 में आ जाएगा। इतनी बात चमकी हो तुमको या तो बताओ। सबसे पहले हमको कैटायनिक पार्ट लिखना है, कैटायनिक पार्ट, कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड मतलब 4 है तो क्या लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा। और फिर क्या है ये टेट्रा के बाद टेट्रा के बाद क्या है अमाइन, अमाइन, टेट्रा अमाइन। नंबर ऑफ लिगेंड, नेमिंग ऑफ लिगेंड, टेट्रा, कैटायनिक पार्ट पहले लिख रहे हैं, टेट्रा अमाइन। फिर क्या है कॉपर। अब देखो ये कोबाल्ट, कॉपर, कॉपर बेसिकली कॉम्प्लेक्स में है लेकिन कैटायनिक है तो सिंपली हम कॉपर लिख के छोड़ देंगे, टेट्रा अमाइन कॉपर, कॉपर। और चार्ज कितना है 2, तो रोमन नंबर पर कैटायनिक पार्ट हो गया। और फिर क्या लिखेंगे सल्फेट, डायरेक्ट सल्फेट बस।
हो गई नेमिंग। सबसे पहले कैटायनिक पार्ट लिख दिया, कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स था तो हमने कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखते हैं, फिर लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर सेंट्रल मेटल एटम अगर कैटायनिक का है तो सिंपली कॉपर लिख दिया, अगर एनायनिक का होता तो कीपरेट लिखते, फिर ऑक्सीडेशन नंबर उसकी रोमन नंबर में लिख दी, और फिर फाइनली सल्फेट। ऐसे चलो और चमकाऊं तो और एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। चौथा, कॉपर कॉपर H2O का होल 6, कोबाल्ट Br3। तो देखो बेसिकली +3 आएगा इधर, क्योंकि ब्रोमीन के ऊपर -1 चार्ज होता है तो 3 +3 आ गया, ये न्यूट्रल है तो कोबाल्ट के पास भी +3 आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमको नेमिंग कैसे करना है, नेमिंग ऑफ कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड हेक्सा, और फिर नेमिंग ऑफ लिगेंड एक्वा, फिर कोबाल्ट देखो सेंट्रल मेटल एटम कैटायनिक पार्ट में है तो सीधा लिखेंगे कोबाल्ट, और 3 है तो 3, और फिर ब्रोमाइड, बस ब्रोमाइड अगर एनायनिक पार्ट का होता तो कोबाल्टेट हो जाता। 5वां एग्जाम्पल देखो, अभी नहीं समझ में आया होगा, लिखते जाओ बस। 5वां थोड़ी और ट्विस्ट आएगा इसमें, En का होल थ्राइस Cl3। तो सबसे पहले हमको देखना है +3 में जाएगा, क्योंकि इधर -3 है तो इधर +3, En के न्यूट्रल होता है तो कोबाल्ट +3 में जाएगा। सबसे पहले हमको कैटायनिक पार्ट लिखना है, तो सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ लिगेंड इधर 3 है, लेकिन देखना En बेसिकली क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन। तो देखो डाइअमाइन आ रहा है, तो डाइअमाइन इधर आ रहा है तो हम डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे, इधर बेसिकली हम बेस ट्रेस यूज करेंगे। क्या करेंगे, बेस ट्रेस यूज, क्योंकि डाई ऑलरेडी लिगेंड में है तो हम लिखेंगे इधर ट्रेस। सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड में ट्रेस इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन। कोबाल्ट क्या है, कैटायनिक पार्ट में है तो सिंपली कोबाल्ट लिख देंगे, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3 है 3, और फिर क्लोराइड फिर क्या लिख देंगे, क्लोराइड। तीसरी बात और समझ लो, आयोनाइजेशन स्फीयर में है जो चीज, तो वो 3 हो 4 हो उसको हम कुछ कंसीडर करके नहीं चल रहे। देखो सल्फेट, इधर ब्रोमीन 3 है लेकिन हमने सिंपली ब्रोमाइड लिख दिया, इधर 3 है क्लोरीन, सिंपली आयनाइजेशन स्फीयर में आयोनाइजेशन स्फीयर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, आयनाइजेशन स्फीयर की नंबरिंग नहीं करते, जैसे ट्राई मत लिख देना, इधर ट्राई क्लोराइड मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, अच्छे से याद करके चलो और सब कुछ अच्छा हो रहा। तो देखो एक छठा एग्जाम्पल, सीजियम AuCN का होल 4। देखो अब इधर देखना, इधर सीजियम प्लस है तो इधर -1 आएगा, इधर प्लस है तो -1 आएगा, और इस पर चार्ज कितना आएगा, इस पर चार्ज आएगा कितना आने वाला है, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना ने की रब से फरियाद। तो इसका क्या निकलेगा, x3 निकलेगा +3, हाँ सही है। तो सबसे पहले कैटायनिक पार्ट लिखेंगे, कैटायनिक पार्ट सीजियम है तो लिखेंगे क्या, सीजियम लिख दिया हमने। अब कॉम्प्लेक्स का, तो सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, नंबर ऑफ लिगेंड टेट्रासाइनाइड टेट्रासाइनो लिगेंड है टेट्रासाइनो।
अब सेंट्रल मेटल एटम एनायनिक में है तो क्या लिखेंगे, ऑरेट, 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 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ रहा है, 3। तो आई थिंक अब नेमिंग तुमको चमक गई होगी। चलो एक दो नेमिंग और करवा दे रहा हूं। चमक आ रहा होगा सब अब। चलो और करो एग्जाम्पल। COCl2, थोड़ी और एडवांस, En2, सल्फेट। सबसे पहले हमको कैटायनिक पार्ट लिखना है, +2, ये होगा -2 में, तो इधर +2। सबसे पहले अब देखो, अब इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको कैटायनिक पार्ट लिखते हैं हम। हाँ, तो देखो इधर 2 लिगेंड हैं। अब इसमें 2 लिगेंड है, एक क्लोराइडो है, एक इथिलीन डायमाइन है। इथिलीन डायमाइन तो C पहले आता है या E पहले आता है? C पहले आता है। तो इधर अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी याद करेंगे, तो इसको लिखेंगे बाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो बेस। इधर क्योंकि इथिलीन डायमाइन इसमें आ रहा है, डाइट्राई आ रहा है, तो मतलब इधर ट्रेस यूज करेंगे, डाई क्लोरो। और ये डी, इसका डाई का डी और ट्राई का टी, ये सब कंसीडर नहीं करना है किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये कंसीडर करना है क्लोराइडो इथिलीन डायमाइन। तो डाई क्लोराइडो बेस, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन बेस, इथाइलिन डायमाइन, डाइक्लोराइडो बेस इथाइलिन डायमाइन। फिर क्या है, कोबाल्ट। देखो कोबाल्ट इस बार कैटायनिक पार्ट है, तो कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे हम। क्या नहीं लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे। और फिर इस पर चार्ज कितना आएगा, इधर तो 0 रहने वाला है, इथिलीन डायमाइन न्यूट्रल है, ये उधर जाएगा, +4 आएगा, इधर चार्ज आएगा +4 का, 4 आएगा, +4। तो कोबाल्ट +4, और फिर बाद में कैटायनिक पार्ट लिख गया पूरा। तो अब लिख दो सल्फेट, बस हो गई नेमिंग। कितनी आसान है। चलो एक और एग्जाम्पल ले लो। कॉपर H2O का होल ट्वाइस, NH3 का होल 4, Cl2। इसकी नेमिंग और कर दो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैटायनिक पार्ट लिखेंगे। तो इधर -2 है, तो इधर +2 हो जाएगा, ये न्यूट्रल है, कॉपर +2 में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे, क्योंकि कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है। तो कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, फिर लिगेंड का नेम लिखेंगे। अब इसमें 2 लिगेंड हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज करो। तो एक्वा पहले आएगा या अमाइन, ए तो सेम है, एम पहले आता है, क्यू बाद में आता है। तो सबसे पहले हम एक्वा एमाइन लिखेंगे। तो टेट्रा नहीं, एम पहले आता है यार। तो इधर लिखेंगे ए है स्ट्रक्चर, ए है कॉम्प्लेक्स, ए तो न्यूट्रल है, वैसे +2 चार्ज आने वाला है। तो लिखेंगे डाई अमाइन टेट्रा एक्वा। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। ए तो सेम है, क्यू बाद में आएगा, एम पहले आएगा, डाई टेट्रा एक्वा। अब कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना है, रोमन नंबर में 2 लिख देंगे, क्लोराइड। ये हो गई फाइनली नेमिंग। आई थिंक आज का लेक्चर तुमको अच्छी तरह समझ में आया होगा, नेमिंग अच्छी से समझ में आई होगी। मैंने बिल्कुल 0 लेवल पे जाके समझाया है कि मतलब
एकदम बच्चा बन के समझाया है, जैसे बच्चे को समझाया जाता है। तो आई थिंक आज का लेक्चर समझ में आया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।